वेरी गुड। चलिए आ जाइए बच्चों, अब पढ़ लीजिए आप जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। समझे आप, बायोलॉजी से आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष या एक वर्ष छोड़ के हर बार मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपको। आई होप कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए बहुत अच्छे से। देखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहला प्रश्न है आपका बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि निम्नलिखित में से जो आपके ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा वह वाक्य है जो आपका पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि प्रतिनिधित्व का मतलब होता है बच्चों बताता है, नर जनन अंग को बताता है। ऐसा कौन सा है वह, ऐसा कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है जो नर जनन अंग को बताता है। बताइए बेटा, यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष मिल जाएगा। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के बोर्ड एग्जाम में, कोई भी आपका बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बच्चा, आपका यह हर वर्ष मिल जाएगा। बताइए बच्चों कौन सा प्रश्न है आपका। ज़्यादा समय नहीं लगाना है हमें। MCQ होते हैं बच्चा हमारे, MCQ में खूब से खूब 10 सेकेंड हमारे पर्याप्त हैं। 10 सेकेंड से अधिक आपका समय नहीं लगना चाहिए, समझे ना आप। देख लीजिए आप, समय पर्याप्त हुआ आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, पहला पुमंग, पुमंग, दूसरा जायांग, तीसरा गुरु बीजाणुधानी और चौथा परागण। क्या है बेटा, परागण। ठीक, तो देख लीजिए आपने पढ़ा है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है बच्चों कि हमारा पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने हमारी पुरानी क्लास को ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने हमें देखा है, सुना है उस वीडियो में या उस क्लास को हमारी देखा है, वह बच्चे इसको बहुत सावधानी पूर्वक लगा सकते हैं। देखिए बच्चा, पहला प्रश्न है आपका पुमंग। क्या है बच्चों, पुमंग। जिस बच्चों ने पुमंग का ऑप्शन अपनी कॉपी पे टिक किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठिए। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें। क्या करते चले बच्चों, इन क्वेश्चनों को नोट करते चलें, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया बेटा पुमंग। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, ठीक है ना, एंड्रोसियम। जायांग, जायांग क्या होता है बेटा, मादा जनन अंग। क्या होता है, मादा जनन अंग। पुमंग, पुमंग मतलब बेटा नर जनन अंग। पुमंग क्या होता है, हमारा नर जनन अंग, ठीक है ना। और परागण आपको पता ही है, परागण क्या होता है। परागण बेटा एक परागकण जो पराग कोश से झरने के बाद वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आपका परागण भी नहीं है नर जनन अंग, ना ही आपका गुरु बीजाणुधानी है, ना आपका जायांग है। क्या है बेटा, आपका पुमंग। क्या है, पुमंग। इसे नर जनन अंग कहते हैं, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठिए आप, ध्यान रखिए, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठिए। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। यानी कि मनुष्य में वह कौन है जो लिंग को निर्धारित करता है। वह कौन है जो लड़का होगा कि लड़की होगी इस बात को निर्धारित करता है। वह नर है या मादा है, वह कौन सा भाग है उसका जो इसको निर्धारित करता है। बताइए, वेरी मोस्ट है बेटा, बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए, चलिए बताइए, जो आज समाज में इतना जाना मादाओं पर यानी कि स्त्रियों पर अत्याचार होता है, जिस बात को लेके हम देखे हैं कई बार। आप गांव में चले जाओ, गांव में जिस स्त्री के आज मतलब लड़की पैदा हो रही है तो उसको सताया जाता है, कहा जाता है कि तुम लड़का करने योग्य नहीं हो। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, सुन लीजिए, इसका जिम्मेदार कौन है।
नर या मादा। देख लीजिए, देखिए बेटा, एक मादा है, मादा जिसके पास गुणसूत्र होते हैं XX, क्या होते हैं बच्चों, XX। एक नर है जिसके पास गुणसूत्र होते हैं XY, इसके पास गुणसूत्र होते हैं XX, मादा के पास, नर के पास होते हैं XY, ठीक। और यह आपका लिंग निर्धारित करने वाला जो गुणसूत्र होता है वो होता है 23वां। कौन सा होता है बच्चों, 23वां गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है, 23वां गुणसूत्र। आप सबको पता होगा बच्चों कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 23 जोड़ी। इसीलिए मनुष्य को द्विगुणित कहा जाता है। कैसा कहा जाता है, द्विगुणित, यानी कि उनके क्रोमोसोम 2 के गुणा में रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक मादा है बेटा, मादा का 23वां गुणसूत्र XX, नर का 23वां गुणसूत्र XY, क्योंकि 23वां गुणसूत्र ही है जो यह निर्धारित करता है कि नर होगा कि मादा होगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमने इसके बेटा क्रॉस करा के देखा, XX बेटा देखो मादा होती है, फीमेल। XY बच्चों, XY आपका मेल होता है, XX फीमेल, XY मेल। XY क्या है बच्चों, मेल। देखिए कौन जिम्मेदार है, जिसके पास Y है वह जिम्मेदार है मेल बनाने के लिए। कौन जिम्मेदार है, Y। तो Y किसके पास होता है बेटा, नर के पास। किसके पास होता है, नर के पास। तो यानी कि यह निर्धारित करने के लिए कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इसको निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है नर। कौन होता है बेटा, नर। मादाएं नहीं होती हैं, उन पे इतना अत्याचार हो रहा है, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। उन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए इस बात को लेके कि लड़की हुई है कि लड़का हुआ है, इसका जिम्मेदार नर होता है, ठीक। ध्यान रखिए आप लोग, इस बात को समाज में पहुंचाइए कि कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का। शिक्षा के माध्यम से पहुंचाइए आप, और किसी माध्यम से पहुंचाइए आप, ठीक। पहुंचाइए बच्चों हमारी बातों को, इन बातों को। जो आज मादाओं पे इतना अत्याचार होता है, क्यों होता है भाई, इसका जिम्मेदार तो नर है, तो मादा क्यों उसका मतलब परिणाम भुगतती है, ठीक। चलिए, तो कौन है बेटा, नर, विद प्रूफ। कौन होता है बेटा, पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है ना। किससे होता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ठीक है ना। चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं। किस में होता है बच्चों, चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, किसी में नहीं। बताइए, चिकित्सा में हमने आपको बता रखा है, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बेटा इंसुलिन को प्राप्त किया था। किसको किया था, इंसुलिन को प्राप्त। ADA डिसीज को मैंने सही किया था इससे। कृषि में हमने BT कॉटन को यूज किया था बच्चा, BT कॉटन बनाया था, BT बैगन बनाया था, BT टमाटर बनाया था। देखो, तो चिकित्सा में भी इसका यूज हुआ, कृषि में भी इसका यूज हुआ बच्चा, ठीक। जेनेटिक इंजीनियर का उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, आपका चिकित्सा में भी हो रहा है और कृषि में भी हो रहा है, तो ठीक है ना। कौन, दोनों हैं, तो इन दोनों में टिक कर सकते हैं आप। कहाँ कर सकते हैं, इन दोनों में टिक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, कौन सा बेटा, अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। कौन जिम्मेदार है आज माता से पिता की शकल को थोड़ा थोड़ा मिलाने के लिए, कौन जिम्मेदार है, वह आपका अनुवांशिक पदार्थ है। क्या नाम है उसका, आप देखने जा रहे हैं आप, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, आप देखिए, अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, ठीक। वह कौन है, कौन सा पदार्थ है वह, किसे कहते हैं हम, अनुवांशिक पदार्थ। वही अनुवांशिक पदार्थ जो यह निर्धारित करता है कि यह बच्चा किसका है, जो यह निर्धारित करता है कि इसकी शक्ल उस पर जा रही है तो यह उसका ही बच्चा है, वही अनुवांशिक पदार्थ। वही अनुवांशिक पदार्थ जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी मतलब लक्षण को दर्शाता रहा है, वही अनुवांशिक पदार्थ। देख लीजिए कौन सा है अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है बेटा, DNA, RNA, प्रोटीन, जीन। किस में माना जाता है, कॉपी पेन लेके बैठिए ना, कॉपी पेन लेके बैठिए,
तभी इस क्लास को समझ पाएंगे आप, तभी बोर्ड की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको लिखना है, टिक नहीं करना है। और लिखने की प्रैक्टिस करिए अच्छी से। जो बच्चा जितना अच्छा लिख पाएगा उतना अच्छा बोर्ड को कवर कर पाएगा। लिखिए अच्छे से, ठीक। चलिए देखिए, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है कि आरएनए है, प्रोटीन है, जीन है, क्या है? अनुवांशिक पदार्थ बच्चा आपका डीएनए होता है। मनुष्यों में क्या होता है? डीएनए। मनुष्यों में क्या होता है? डीएनए। डीएनए के बाद बनता है आपका आरएनए। क्या बनता है? आरएनए। फिर बनता है आपका प्रोटीन। क्या बनता है आपका? प्रोटीन। तो वह आपका अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है बच्चों? डीएनए। याद रखना, बहुत मोस्ट है आपके लिए और आपके लाइफ में बहुत काम में आने वाला है। समझे आप? बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बेटा कि अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है या अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं हम, तो वह आपका डीएनए है। क्या है बच्चों? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं हम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। आरएनए नहीं है, आरएनए नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। आरएनए आपका होता है बेटा विषाणुओं में। किसमें होता है? विषाणुओं में। जो आप सुन रहे हैं अभी कोरोना वायरस, विषाणु मतलब वायरस, आपने सुना है, सबने देखा है यह काल, कोरोना काल, ठीक। तो वो एक वायरस है। क्या है बच्चों? एक वायरस, ठीक। तो उसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। तभी उस आरएनए से जांच होती है आपकी एक आरटीपीसीआर। क्या होती है बच्चों? आरटीपीसीआर, ठीक। वो आरएनए से होती है आपकी, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए बेटा, अब देखिए आप अपने नेक्स्ट प्रश्न, जो आपको 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष मिल जाएंगे। बहुत मोस्ट हैं, बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे आपके लिए। देख लीजिए अच्छे से। देखिए, क्लाइनर फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है, या लिखिए कितनी होती है। क्लाइनर सिंड्रोम, क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है बेटा? ठीक है ना। देख लीजिए कितनी होती है। आपको पता है क्लाइनर फिल्टर में क्या होता है बेटा? यह ट्राइसोमी होता है। कैसा होता है? ट्राइसोमी। कहता है बेटा ट्राइसोमी होता है, ठीक। यानी कि एकाधिकार गुणसूत्रता, एकाधिकार गुणसूत्रता यानी कि 2n+1 कितनी होती है? 2n+1 यानी कि टोटल संख्या होती है यहाँ पे 47। कितनी होती है बच्चों? 47। ओके। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम होता है आपका मोनोजोमी। क्या होता है बेटा? मोनोजोमी। मोनोजोमी यानी कि एका गुणसूत्र, एका सूत्र। एका सूत्रता बेटा आपकी होती है, देखो 2n-1 यानी कि 45। ओके। तो आपकी क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम में होती है आपकी 47 और टर्नर सिंड्रोम में होती है आपकी 45, ठीक है ना। देखिए अब आपका अगला प्रश्न बेटा, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? आपको पता होगा, जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया था उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। देखिए वो आपका कहलाता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहलाता है हमारा? अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन उसे हम कहते हैं। किस सूत्र से मतलब होता है, कौन सी विभाजन से होती हैं? वह अर्धसूत्री विभाजन से होती हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपका, उस एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है या खंडों में काटता है। कौन सा एंजाइम है वह? वह आपको पता होगा बेटा, वह एंजाइम है आपका न्यूक्लियेज। कौन सा है बच्चा? न्यूक्लियस, ठीक। जो डीएनए को खंडों में काटता है या तोड़ता है। आपको पता होगा कि एक होता है आपका एंडो न्यूक्लियस
एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियेज, एक एंडोन्यूक्लियेज, एक एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये मतलब अपने हिसाब से सीक्वेंस से अपने अपने हिसाब से खंडों में काटते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है बेटा आपका, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पक्षी, पक्षी यानी कि बेटा जो उड़ते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स, बहुत इंटरेस्टेड है हमारे लिए। आज जिनकी जनसंख्या कम होती चली जा रही है, वातावरण का दोष है, कुछ मानव उसको शिकार के रूप में यूज कर रहे हैं। जो प्यारे प्यारे छोटे से पक्षी हमारे जो आज इस दुनिया में कम होते चले जा रहे हैं, जिनके कम होने का इस दुनिया को परिणाम देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। प्रकृति को बनाए रखने में हम आप सभी का साथ और सभी का साथ देना चाहिए हमें। हम सब प्रकृति को बनाए रखने के लिए इस समाज में, इस दुनिया में उपस्थित हैं, तो उनको ख़त्म नहीं करना है, हमें उनको बचाना है, प्रकृति को बनाना है। ठीक है, देख लीजिए इसमें कौन है जिम्मेदार जो लिंग निर्धारण के लिए होता है। देखिए पक्षियों में बेटा आपका होता है WW, ये होती है हमारी नर। क्या होता है? नर। ठीक, और जो मादा होती है बेटा वो होती है विषम, यानी कि WZ। क्या होती है? WZ। WW यानी कि नर होता है। नर बेटा सम गुणसूत्र होता है इसके पास विषम होते हैं। ठीक, देखिए WZ, इसका क्रॉस कराएंगे बेटा हम, WW और आपका WZ एंड WW एंड WZ। देखिए क्या है यह, नर या मादा? नर। ये क्या है? मादा। ये कौन है? नर। ये कौन है बेटा? मादा। ये आपके, क्योंकि पक्षियों में मादा विषम होती है, यानी कि जिसके पास विषम गुणसूत्र होते हैं, और नर में सम होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार आपको मैंने स्पष्ट किया है। तो इसके लिए जिम्मेदार होती है बच्चों मादा। कौन होती है? मादा। जिस प्रकार मनुष्यों में लिंग का निर्धारण पुरुष करते हैं, उसी प्रकार पक्षियों में लिंग का निर्धारण मादा पक्षी करती है। ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपके लिए इतना ही रखूँगा, और आगे बोर्ड पेपर के लिए मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा बेटा। तो आप जो भी बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के नए नए क्वेश्चनों के साथ हमें पर डे मिलें।